हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस विद सिमरन। तो आज हम अपना अगला जो टॉपिक हमारा पिछला रह गया था उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप, पूरी लंबी वीडियो मतलब जितनी भी वीडियो ख़त्म हो वहाँ तक बने रहिएगा। क्योंकि शुरू तो बहुत करते हैं बट आखिरी तक बहुत कम पहुँच पाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग हो रही है तो आप ध्यान से पढ़ना इसे। आगे की वीडियो में जो भी समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में डाल के जाना, मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं कि हमने लास्ट टाइम अपने पीएच के बारे में जितना भी था सब देख लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं लवण का पीएच, ठीक है। लवण क्या होता है? साल्ट मतलब जो ऐसी चीज जो अम्ल एवं क्षार को जोड़ने पर मिले या फिर उनके मध्य का हो, ना ही वो अम्ल हो ना ही वो लवण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लवण, सॉरी, ना ही वो अम्ल हो ना ही वो क्षार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि जब भी हम किसी अम्ल या फिर क्षार को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा लवण और पानी मिलेगा, तो उसी को हम लवण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लवण का पीएच मतलब यहाँ पर किसका पीएच देखना है हमको? हमने अम्ल का पीएच देख लिया, क्षार का पीएच देख लिया। अगर आपको नहीं पता है कि अम्ल और क्षार का पीएच क्या था तो उसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया है, प्लीज़ वहाँ पर जाकर देखिए और उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लवण का पीएच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम अम्ल अम्ल और क्षार को मिक्स करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास लवण और पानी बनता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिक्स कर दें मतलब दोनों ही क्या हो? प्रबल 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 मतलब क्या होता है? एकदम स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। ताकतवर अम्ल है और ताकतवर ही क्या है? क्षार है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास उदासीन लवण बन के तैयार होगा। क्या बनेगा हमारे पास? उदासीन लवण बन जाएगा। और उदासीन उदासीन कोई भी चीज है तो उसका पीएच क्या होता है? हमेशा और हमेशा 7 होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीख लिया था कि जब भी कोई विलयन उदासीन होगा तो उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हम प्रबल लेंगे, प्रबल अम्ल हो या फिर प्रबल क्षार हो, प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार, दोनों को अगर हम मिक्स कर दें या फिर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? उदासीन लवण बन जाएगा, ठीक है। और उदासीन लवण का जो पीएच होगा वो कितना होगा? 7 होगा। उसके बाद अगर हम दुर्बल अम्ल लें, दुर्बल मतलब क्या होता है? वीक या फिर कमजोर, ठीक है। अगर हम कमजोर अम्ल ले रहे हैं और प्रबल क्षार ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर पहले तो हमारे पास क्या था कि दोनों ही हमने प्रबल प्रबल लिया हुआ था। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या किया? इस एक को दुर्बल कर लिया और दूसरे को प्रबल कर लिया। दुर्बल किसको किया? अम्ल को। क्षार को क्या कर दिया? प्रबल कर दिया। अब अगर हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की प्रक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलेगा? क्षारीय लवण। आप देख रहे हो यहाँ पर जो प्रबल था मतलब जो ताकतवर था वो जीत गया, मतलब लवण कैसा बना? क्षारीय बन गया, क्योंकि प्रबल क्या था? क्षार था, इसलिए। और साथ में जो पानी निकला है वो तो हमेशा निकलेगा ही, ठीक है। क्योंकि जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो लवण और पानी मिल निकलता ही निकलता है, ठीक है। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें लवण और पानी होगा। और अगर क्षारीय है, अगर क्षारीय लवण आपको मिला है तो क्षार का कोई भी क्षार हो उसका पीएच क्या होगा? हमेशा 7 से ज़्यादा। देखो 7 से ज़्यादा है, पीएच की तरफ है, तो ये क्या होगा? पीएच 7 से ज़्यादा, मतलब लवण कैसा है? क्षारीय है, इसलिए हम बोलेंगे क्षारीय लवण, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है? दुर्बल क्षार को क्या कर दिया? दुर्बल मतलब एक कमजोर क्षार ले लिया है। दुर्बल मतलब क्या होता है? कमजोर, ठीक है। और हमने क्या लिया? प्रबल अम्ल। अब हमने अम्ल को क्या कर दिया? प्रबल कर दिया है। अब अगर हम अम्ल को प्रबल कर देवे और दुर्बल क्षार लेवे और इन दोनों की क्रिया कर देवे तो हमको क्या मिलेगा? अम्लीय अम्लीय लवण मिलेगा, ठीक है। कैसा लवण मिलेगा? अम्लीय लवण। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? प्रबल किसको लिया है? अम्ल को। पहले हमने प्रबल क्या लिया था? क्षार लिया था, इसलिए क्षारीय लवण बना था। अभी हमने प्रबल क्या लिया है? अम्ल लिया है, इसलिए अम्लीय लवण बनेगा। याद रखना, जो प्रबल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, उसी का अम्ल बनेगा। जैसे कि प्रबल क्षार ले लो तो क्षारीय लवण, प्रबल अम्ल ले लो तो अम्लीय लवण, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो भी हम प्रबल चीज लेंगे उसी का लवण बनेगा। और अम्लीय है तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम। देखो 7 ज्यादा है और पीएच क्या है? 7 से कम है। अब देखो इस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। आपने सुन लिया कि प्रबल अम्ल होता है, प्रबल दुर्बल अम्ल होता है। तो अगर हम बात करें तो प्रबल अम्ल होता क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है? प्रबल अम्ल, ठीक है। तो प्रबल अम्ल देखो क्या क्या हो सकता है? H2SO4 हो सकता है, उसके बाद HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, आपने सुना होगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
फिर ये HNO3। उसके बाद अगर हम वीक एसिड की बात करें, मतलब कमज़ोर या फिर दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें, तो दुर्बल अम्ल में क्या-क्या आ जाएगा? सिट्रिक एसिड मतलब CH3COOH। और फिर ये तो मिथेनोइक एसिड है, पहला वाला है मिथेनोइक एसिड, दूसरा वाला है सिट्रिक एसिड, तीसरा वाला है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड कोई भी खट्टी चीज़ हो जैसे नींबू, टमाटर, ये सब में सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। फॉर्मिक एसिड चींटियों का जो डंक होता है या फिर जो बिच्छुओं का डंक होता है ऐसे जानवरों में, मतलब जिसमें डंक वंक होता है ना, जहर वगैरह, उसमें मिथेनोइक एसिड ये जो है आपके पास CH3COOH मिथेनोइक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है, जितना भी ये जो हमारे फॉर्मिक एसिड है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जहर जैसा केमिकल होता है, इसलिए, ठीक है। और ये डंक में पाया जाता है, तो जिसके भी डंक में मिथेनोइक एसिड होगा वो हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द देगा या फिर पेन होने लगेगा उस जगह पर, जिस जगह पर ये डंक लगा होगा, ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या होता है? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं? NaOH होता है, KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब कैसे हैं? प्रबल बेस। प्रबल बेस मतलब प्रबलीय क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो वीक एसिड। वीक एसिड नहीं, यहाँ पे वीक बेस आएगा, ठीक है। वीक बेस लिखना था, यहाँ पे वीक बेस एसिड लिख दिया है गलती से। तो आप ध्यान रखना, ये क्या है? सब वीक बेस है। वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार, ठीक है, मतलब कमजोर क्षार जो होते हैं वो। बेस को इंग्लिश में क्या बेस इंग्लिश शब्द है किसके लिए? क्षार के लिए। और एसिड इंग्लिश शब्द है किसके लिए? अम्ल के लिए, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर ही होगा। ये जो वीक है, क्या है? वीक क्षार। वीक क्षार कौन कौन से हैं, मतलब दुर्बल क्षार कौन कौन से होंगे? NH4OH, CuOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कि प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी शायद दिया होगा, अगर आप नहीं दिया है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से होते हैं और क्या कार्य होता है इनका, ठीक है। और जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिरका। अगर आप सिरका को देखें तो क्या होगा? इसका ये जो अम्लीय नाम है, उसका अम्लीय नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि सिरका पीकर एक्टिंग, मतलब अगर आपने सिरका पिया तो आपको एक्टिंग, मतलब ऐसे आपको वर्ड याद रखना है सिर्फ ये। अगर आपको ये नहीं देखना तो आप ना देखो, अपने अकॉर्डिंग आप ट्रिक बनाओ, ठीक है। ये तो जो ट्रिक थी मैंने लिख दी है, अगर आपको ना समझ में आए ये ट्रिक तो प्लीज़ अपने आप ट्रिक बनाओ और उससे याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं ट्रिक दूंगी तो शायद ना याद हो। अगर आपको इस ट्रिक से याद हो रहा है तो आप इसी ट्रिक से याद कीजिए। जैसे कि फर्स्ट में है कि सिरका है, तो सिरका में क्या बोला जाएगा कि एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, इसका नाम क्या है? सिरका का एसिटिक अम्ल है। इसका ट्रिक क्या है? सिरका पीकर एक्टिंग, मतलब सिरका पीकर पीकर एक्टिंग से एसिटिक अम्ल, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखो नारंगी दिया हुआ है। नारंगी का जो अम्लीय नाम होता है वो क्या होता है? साइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। तो ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी चीला अंदर, नारंगी चीला अंदर सींग, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सिटी। ऑरेंज, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज चीला अंदर सिटी। अब यहाँ पर सिटी से क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड, ठीक है। और नारंगी चीला, नारंगी चीला मतलब ऑरेंज चीला। और चीला तो आप जानते हो चीला क्या होता है, लाइक डोसा वगैरह, ठीक है। आपको अगर ये ट्रिक हार्ड लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको इतना याद हो जाता है, सिंपली अगर आपको इतना याद हो जाता है तो आप इतना याद कर लो, ठीक है। इसके बाद है आपके पास यहाँ पर साधारण नमक। साधारण नमक में क्या होता है? इसके पहले साधारण नमक वाला टॉपिक करने से पहले हम एक और टॉपिक देखते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। आपकी एनसीईआरटी में दी होगी। क्या है ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर हम NaCl लेंगे, NaCl में वाइन क्यों? NaCl जलीय, मतलब एक्वस मिली है, जलीय अवस्था में, मतलब पानी वाली अवस्था मिली है। इसको द्रव के साथ मिक्स किया और हमने क्या किया? करंट दिया। करंट मतलब विद्युत धारा दी। तो हमको क्या मिलकर बनेगा? कैथोड के पास NaOH आ जाएगा और एनोड के पास क्या हो जाएगा? Cl2। अब आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने क्या किया है,
सिंपल सा यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ था, ठीक है, कांच का कोई बीकर लिया हुआ है। अब उसमें क्या किया, हमने 2 पट्टियाँ डाली, 2 पट्टियाँ, एक एनोड की पट्टी डाली, दूसरी कैथोड की पट्टी डाल दी, ठीक है। अब एनोड की पट्टी पर क्या होता है, जितने भी आपकी जो विलयन है, आप देख सकते हो ये जो विलयन भरा हुआ है, ये पूरा सब विलयन भरा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जितने भी विलयन है, इसमें जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे, पॉजिटिव वाले, वो सभी क्या करेंगे, एनोड के पास आकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन जितने भी कैथोड मतलब जितने भी माइनस वाले आयन होंगे, आपको पता ही है कि अगर कोई विलयन है तो उसमें माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं आयन, ठीक है। जैसे कि हम अगर H2 में अपने पानी में भी जो बात करें, अगर पानी हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, H प्लस होगा और OH माइनस होगा, ठीक है। हर एक विलयन में कोई ना कोई प्लस या फिर कोई ना कोई ऋणात्मक आयन होता ही होता है। आप जो पानी पीते हो उसमें भी H प्लस होगा और OH माइनस होगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम कोई विलयन लेंगे तो उसमें हमेशा और हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव आयन या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक आयन होते ही होते हैं। तो जैसे कि अगर ये वाला हमारे पास विलयन है, किसका विलयन है, ये NaOH का विलयन है। अगर ये NaOH का विलयन है तो इसमें क्या होगा, जितने भी इसमें जो Na प्लस होगा और OH माइनस होगा पूरे विलयन में। जैसे कि अगर आप एक गिलास पानी लो तो उस पूरे गिलास पानी में भी क्या होगा, H प्लस और OH माइनस मिक्स होंगे उस पानी के अंदर। तो जैसे ही ये NaOH है, इसमें क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस, जैसे कि Na प्लस और OH माइनस इसमें होंगे ही होंगे, कंपलसरी अनिवार्य रूप से होंगे ही होंगे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो विलयन में, ये जो विलयन है कांच के अंदर, इसमें जितने भी प्लस वाले होंगे, जैसे कि Na प्लस क्या है, Na प्लस, पॉजिटिव में क्या है, Na प्लस, तो Na प्लस कहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, सारे के सारे आकर एनोड पर। क्यों, क्योंकि एनोड एक ऐसी पट्टी है जो अपनी तरफ जितने भी विलयन में Na प्लस होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस विलयन में जितने भी Na प्लस होंगे, जितने भी इसके अंदर Na प्लस होंगे, वो सभी कहाँ पर आ जाएंगे, एनोड के पास। क्यों, क्योंकि वो Na प्लस थे, मतलब पॉजिटिव, मतलब धनात्मक आयन थे। और जितने भी धनात्मक आयन होंगे उनको कौन अपनी तरफ खींचेगा, एनोड, एनोड खींच लेगा अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक पट्टी होती है, पट्टी जैसी होती है, और ये क्या करेगी, जितने भी धनात्मक होंगे अपनी तरफ खींच लेगी। इसके बाद हम आते हैं कैथोड के ऊपर। अब कैथोड में क्या होगा, जितने भी विलयन में ऋणात्मक आयन होंगे, ऋणात्मक मतलब जितने भी OH माइनस हैं, वो सभी कैथोड के पास आकर इकट्ठे हो जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, धनात्मक को कौन खींचेगा अपनी तरफ, एनोड वाली पट्टी, और ऋणात्मक आयन को कौन खींचेगा, कैथोड वाली स्ट्रिप मतलब पट्टी, ठीक है। तो कैथोड वाली सभी OH माइनस को इकट्ठा कर लेगी और एनोड वाली Na प्लस को। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा है कि एनोड पर क्लोरीन एंड कैथोड पर हाइड्रोजन एंड NaOH, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये प्लस है, तो प्लस और प्लस में कभी भी आकर्षण नहीं पाया जाएगा, ठीक है। प्लस और प्लस में कभी भी आकर्षण नहीं पाया जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी प्लस है और दूसरी तरफ भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसलिए क्या होगा, विलयन में जितने भी Na प्लस होंगे, Na प्लस जितने भी होंगे, वो सभी क्या करेंगे, इस एनोड की पट्टी से दूर भागेंगे। क्यों, क्योंकि ये एनोड की पट्टी कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्या होगा, जितने भी Na प्लस है सभी इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ। आपको पता होगा कि धनात्मक आयन जो होता है वो ऋणात्मक आयन को आकर्षित करता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो Na प्लस है, Na प्लस जो कि है वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और ये जो OH माइनस है, अब ये माइनस है तो माइनस किसकी तरफ आकर्षित होगा, एनोड की तरफ। इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन क्यों आएगा, क्योंकि हमने ये जो विलयन लिया है वो विलयन किसका लिया है, NaCl का, ठीक है, NaCl का लिया है। NaCl बोल लो या फिर NaOH बोल लो, आप इन दोनों में से कोई सा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NaOH का विलयन। अगर आप इसकी सिवाय NaCl लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बनने वही वाला है, NaCl या फिर NaOH। अब NaOH या फिर NaCl में से निगेटिव कौन होगा, Cl वाला, ठीक है, या फिर OH माइनस निगेटिव होगा। देखो Na प्लस और Cl माइनस,
तो ये जो माइनस वाला है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि माइनस है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा या फिर अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक है और धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा जो धनात्मक धनात्मक होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि एनोड पर क्या बनेगा, क्लोरीन, एंड कैथोड पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड NaOH बनेगा। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो ये एक विलयन था ना, और विलयन था मतलब पानी भी होगा, तो पानी में क्या होगा, ये जो H प्लस है, H प्लस भी तो होगा ना पानी में, पानी में H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं, तो क्या होगा, ये जो कैथोड है, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। आपको याद रखना है कि कैथोड कैसा होता है और एनोड कैसा होता है, एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होगा, निगेटिव। अब अगर हाइड्रोजन प्लस है मतलब H प्लस है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव कौन होता है, कैथोड। आपको ये बात ध्यान रखना है, मैं बता दे रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक या फिर निगेटिव, और एनोड कैसा होता है, धनात्मक या फिर पॉजिटिव, मतलब प्लस का साइन किस में आएगा, एनोड में, और माइनस का साइन किस में आएगा, कैथोड में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो डिफरेंस, क्या, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर डिफरेंस। अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेट लाइम। अब ये क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। इस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जिसकी साधन की हमको ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसकी Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दो तो हमारे पास बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या बनेगा, पानी। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। आपको MCQ के लिए ध्यान रखना है, CaOCl2 किसका अणुसूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। अब यहाँ पर इसके उपयोग दिए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे याद कर लेना कि इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेकिंग सोडा के बारे में बताया गया है। बेकिंग सोडा में कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेंगे और फिर उसमें पानी ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद क्या ऐड कर देंगे, क्या जोड़ देंगे, अमोनिया, मतलब NH3। NH3 किसका अणुसूत्र है, अमोनिया का, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो फाइनली क्या बन जाएगा, NH4Cl NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं हम, NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, बेकिंग सोडा का। और देखो यहाँ पर इसके ये जो उपयोग दिए हुए हैं, तो इसको उपयोग को आप देख लेना, याद करना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है हर बार। इसके बाद है हमारे पास जल के क्रिस्टलीकरण। जल के क्रिस्टलीकरण मतलब इसके जल के क्रिस्टल बनाना। लवण के एक सूत्रक इकाई में निश्चित संख्या में जल अणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि देखो, अगर ये एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, फिर भी आपको याद करने के लिए बाई चांस अगर आ गया तो, इसलिए अगर देखो यहाँ पर क्या बोला है, जल के क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टल बनाना। क्रिस्टल मतलब क्या होता है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, दैट इज क्रिस्टल, ठीक है। तो जल के एक सूत्रक इकाई में निश्चित संख्या में जल अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक मतलब मतलब एकदम निश्चित की हुई संख्या होगी जिसमें जल के अणु उपस्थित होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट सिल्वर रंग, क्रिस्टल नीला रंग, इसका रंग कैसा होता है, नीला। अगर आपको MCQ में ये अणुसूत्र दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि बताइए इसका कलर कैसा होगा, दैट इज नीला रंग, ठीक है। इसके बाद है देखो धोने के सोडे का बताया गया है। धोने का सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, ये Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। ये किसका सूत्र है, धोने के सोडा का। अब जिप्सम का सूत्र देखो, जिप्सम का दिया हुआ है CaSO4 इंटू 2H2O। इसके बाद हमको दिया हुआ है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। क्या दिया हुआ है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। आप इसको इतना बोलोगे फेरस सल्फेट तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता ही है कि ये ऑलरेडी क्रिस्टल है, मतलब टुकड़ों में है, दैट इज क्रिस्टल, इसलिए बोला जाता है। बाकी ये नाम, मेन नाम तो क्या है, फेरस सल्फेट, जो कि इसका सूत्र क्या है, FeSO4 इंटू 7H2O। इसके बाद देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया हुआ है FeSO4 इंटू 7H2O, जो कि हरे रंग का है। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो गर्म करने पर आपको पता है कोई भी चीज़ को गर्म करो सबसे पहले पानी निकलता है, ठीक है। तो पानी निकल जाएगा इसमें से। देखो FeSO4 इंटू 7H2O था, अब इसको गर्म कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ FeSO4। और पहले इसका रंग कैसा था, हरा था, लेकिन अभी इसका रंग कैसा बचेगा, सफ़ेद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने गर्म कर दिया है, गर्म करने से पानी उड़ गया,
अब बचा क्या, FeSO4, कलर कैसा हो गया, सफ़ेद। अब अगर हम इसमें भी अगर इसको भी गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, Fe2O3, Fe2O3, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, भूरा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है कॉपर सल्फेट को अगर आप गर्म करोगे तो इसमें से भी अगर आप गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, देखो पानी अलग हो जाएगा। ये देखो पानी अलग हो गया ना, मतलब पानी अलग टूट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ कॉपर सल्फेट, जिसमें किसका कलर कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण होता है, मान लीजिए आप कोई भी आपका मतलब जो हड्डियाँ वगैरह है उसमें क्रैक आ गया है। क्रैक मतलब क्या होता है, हल्की सी चटकन आ गई है या फिर जो हड्डी है वो टूटने जैसी हो गई है, टूट चुकी है। तो आप क्या करोगे, डॉक्टर ऑब्वियसली क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जिप्सम लेते हैं। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम देखो कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। अब इसको क्या होता है, अगर हम गर्म कर दे, देखो ये 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, ठीक है। अब इसे हम गर्म कर देंगे, जो ट्रायंगल का साइन आप देख रहे हो ना, ट्रायंगल का इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करना। कोई भी अभिक्रिया में अगर आपको ये साइन दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसको गर्म कर रहे हो। अब जैसे जिप्सम है, तो जिप्सम को अगर आप गर्म करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, पता ही है कि कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करेंगे तो जो प्रोडक्ट है मेन वो रह जाएगा। और देखो पहले इसके पास कितने H2O थे, कितने पानी थे, 2। अभी कितना बचा, हाफ, मतलब 1/2, मतलब कितना, आधे आधा पानी बचा है, ठीक है। पहले 2 था, अब कितना बचा, आधा, और बाकी का क्या हुआ, निकल गया। मतलब ये जो कॉपर सल्फेट था वो कैसा हो गया, सफ़ेद पाउडर बन गया। पहले ये जिप्सम था, अभी क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये सफ़ेद पाउडर। मतलब ये जो सूत्र है CuSO4 हाफ H2O, इसी को हम क्या बोलते हैं, POP, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, देखो उपयोग, पीओपी का उपयोग खिलौने बनाने में, सतहों को चिकना करने में, सजावट के कार्य में किया जाता है। अब देखते हो कि कोई बहुत पत्थर का अगर कोई खिलौना वगैरह है और उसके ऊपर किसी घिसाई वगैरह करनी हो या फिर उसे चिकना बनाना हो किसी भी खिलौने, या फिर जो पत्थर का खिलौना, मतलब ऐसा नहीं प्लास्टिक का खिलौना, वो नहीं, कोई भी पत्थर या फिर कोई पत्थर का एकदम हार्ड पत्थर का खिलौना होना चाहिए, या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम हो, ठीक है, उसके लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है साधारण नमक के बारे में। तो साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, जो आप घर में यूज़ करते हो। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, यह चट्टानी परतों में जमाव के रूप में मिलता है। चट्टानी परतों में मिलता है, ठीक है, जमा हुआ। साधारण नमक NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड विभिन्न रसायनों के लिए कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब इसको हम आसानी से ये तो आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और इसको हम मतलब अभिकारक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, मतलब इससे पहले देखा कि कैसे हमने बीकर में NaCl लिया था और बाद में हमको विलियन में Na प्लस और Cl माइनस मिला था। तो इसी तरह से हम कच्चा माल मतलब इसको आसानी से अभिक्रिया में यूज़ किया जा सकता है, इसलिए ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि NaHCO3, NaHCO3 का हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसे मीठा सोडा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको MCQ में पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र मीठे सोडे का है, तो आप क्या बोलोगे, NaHCO3। इसके बाद अगर बोला जाए धोने के सोडा का सूत्र बताइए, तो आप क्या बोलोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके बाद बोला जाए कि CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये MCQ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही था हमारा चैप्टर आज का, ये जो अम्ल क्षार एवं लवण था इसको हमने ख़त्म कर दिया है। हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर आपको नहीं कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है हल्का फुल्का तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, बेझिझक आप पूछ सकते हो। और अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छे से आपका कवर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।